Hello students, this is Shivani Sharma and welcome you all in Calvin once again. I hope you all are doing very well. जैसा आप सभी को पता है हमने अपना क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर सेल हमने स्टार्ट करा है, जिसका हम इंट्रो पहले ही ले चुके हैं. इंडेक्स भी इंक्लूडेड था उसमें, जिसमें हमने समझा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. एंड मैंने आपको उस इंडेक्स का देने का रीज़न भी बताया था कि मैंने उसको मेंशन क्यों करा एक पर्टिकुलर अपने सेशन में. क्यों, जब भी हम कोई एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो वी शुड नो कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. ठीक है, बहुत जनरल सी चीज़ है. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, जब तक आप उस चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे लेंगे. ठीक है, और वैसे भी बच्चों के लिए ये सेल चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता है. उनको लगता है कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं. जितना इंटरेस्ट बच्चे रिप्रोडक्शन चैप्टर में एंड रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडीज चैप्टर में लेते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है सेल. क्योंकि जो आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो तो क्या है, सेल ही है. क्लियर. तो हमें पढ़ना बहुत अच्छे से है अपने इस चैप्टर को. तो हम कुछ इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हमारे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, रोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन कौन से टॉपिक क्या क्या होते हैं. हमें मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या है, कैसे होता है, ये तो बहुत थियोरेटिकल है. नहीं, हम इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे. क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर, जिसको हम बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, जो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. वाई वी कॉल दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोला जाता है इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जो आज हम इसमें कवर करेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा इस सेल का, कि सेल क्या होती है. कुछ इस तरह का सेल होता है हमारा. ठीक है, सेल क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखता है. अब ये भी बहुत तरह के होते हैं. सेल्स में भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, जैसे आप जो ये आपका चैप्टर है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पूरा सेल है, इसमें एक ही चीज तो है नहीं. इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं. कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई सेंटर में है. तो हमें बस इस चैप्टर में यही समझना है कि ये जो हमारे पार्ट है, ये जो हमारा सेल है एक्चुअली, इसके जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चीज़ों से ये मिलकर बना है, कंपोनेंट से ये मिलकर बना है, बस हमें उनके स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शनिंग को इसमें पढ़ना है. ज़्यादा डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में नहीं है और हम एनसीईआरटी से ज़्यादा आगे जाके नहीं करने वाले हैं इसको कवर, क्योंकि ये आपके लिए इतना नीडेड नहीं है. क्लियर. तो हम बस सारे बेसिक से सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, विच इज सेल. हाँ जी, तो हम क्या बात करेंगे आज इसमें, हम इसमें बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, जो है हमारा सेल. सेल को आपके चैप्टर की जो नेमिंग है उसमें भी लिखा हुआ है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि अब आप देख सकते हैं जो ये पूरा एक वॉल है. ठीक है, एक आप वॉल समझ लीजिए इसको. ठीक है, इसमें छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, इसी से मिलकर ही तो पूरी वॉल बनी है. एक ऐसे ही ईंटों से मिलकर, बहुत सारी ईंटों से मिलकर हमने क्या बना दिया, एक वॉल बना दी है. ठीक है, ये क्या है, हमारी ब्रिक्स. सेम एज इट इज, ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, डायग्राम पे ना जाएं आप लोग. ठीक है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको बोलते हैं हम सेल. क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है. ठीक है, सेल से क्या होता है, सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं. क्या बनता है सेल से? टिश्यू बनते हैं. सेल से टिश्यू फॉर्म होते हैं. बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. देन टिश्यू से क्या बनता है,
ऑर्गन बनता है कोई एक, देन उससे हमारा पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है उसको। इसी वजह से तो बेस क्या बना हमारा? सेल। That's why we call this basic unit. इसी रीजन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर? बस आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखने हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब आपसे पूछेगा व्हाट इज सेल, तो आप इस तरह से कुछ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर में, देन विल बी बेनिफिशियल। आप इसको जैसा आपने फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें मेंशन करा है एज इट इज आप इसको इसी तरह से थियोरिटिकल भी लिख सकते हैं कि मैनी सेल्स मेड द टिश्यू एंड टिश्यू मेक द ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स ऑर्गन मेक द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। इसीलिए अब आपको ये बहुत छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि सेल क्या होता है और इसको फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि इस सेल को डिस्कवर किसने करा था। ठीक है, हमने समझ लिया कि चैप्टर का नाम सेल है, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, रीजन भी हमने जान लिया कि हमें क्यों बोला जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये सेल को ढूंढा किसने था। ये तो इतना छोटा सा होता है, इस सेल को हमारी बॉडी में किसने ढूंढा था। ठीक है, कैसे इसकी खोज हुई थी, कब हुई थी, किसने करी थी, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है एंड यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको सारे साइंटिस्ट जितने भी उस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं यू शुड नो अबाउट इट, कि उन्होंने क्या करा था, कब करा था और कैसे करा था। ठीक है, बस यही मेन पूछा जाता है। नाम पूछ लेगा आपसे कि किसने करी थी, कौन सी डिस्कवरी करी थी। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें नाम आता है जेनसन का। जेनसन ने क्या करा था? सबसे पहले एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। इट अराउंड आई थिंक 1595। देख रहे हैं अब 1595 ईयर देखिए आप, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे और उससे भी बहुत सालों पहले ही इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी। और वो भी कैसे करी थी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाकर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप सभी लोगों ने देखा होगा जिसमें उन्होंने सेल को देखा था। और ये भी कुछ ऐसा जुगाड़ टाइप बनाया था इन्होंने, हैंडमेड था इनका। उस टाइम पर तो इतना ज़्यादा हम डेवलप नहीं थे और इतना टेक्निक्स भी नहीं थी, तो इन्होंने कुछ हैंडमेड फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट करा था। यही वो शख्स है जिन्होंने हमें बताया था कि सेल नाम की भी कोई चीज होती है। क्लियर? अब इसमें आता है सेल के बारे में कि जो सेल था हमारा, इसमें एक फेमस नाम है। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। सबसे पहले इसमें एक नाम आता है, वो किसका आता है? रॉबर्ट हुक का। हुक के बारे में पूछा जाता है। वो आए थे, आप देख रहे हैं कि 1595 के बाद में इन्होंने डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसकी? 1665 के अराउंड इन्होंने सेल देखा था। ठीक है, वो भी किस पर देखा था? इस पर लिखा हुआ है स्पेनिश ओक, बार्क ऑफ स्पेनिश ओक। मतलब इन्होंने जो मेन है सिंपल कॉर्क स्लाइड, कॉर्क पे देखा था। कॉर्क किस पे प्रेजेंट होती है? प्लांट पे। बट जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इन्होंने क्या देखा माइक्रोस्कोप के अंदर? अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था उसमें इन्होंने देखा कि जो हमारा सेल होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इन्हें नजर आया, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट क्या था कि इनको जो दिखा सिर्फ इस तरह का ब्लैंक ही नजर आया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसको देखा था? सिर्फ और सिर्फ डेड सेल को। अब ये भी पूछ लेगा कि डेड सेल किसने डिस्कवर करा था। डेड सेल किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने करा था। हुक ने कब करा था? 1665 में करा था। उनको स्ट्रक्चर किस तरह का नजर आया था? उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप पर देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क पर देखा था। कॉर्क किसका होता है? प्लांट का होता है। तो मतलब ये क्या है, हमारे बॉटनिस्ट थे, इन्होंने किस पे ढूंढा था? प्लांट सेल देखा था इन्होंने। ठीक है, वो भी कैसा देखा था इन्होंने? डेड देखा था। कैसा देखा था? मरा हुआ सेल।
ठीक, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था, ये पूछेगा आपसे, जो इसके कंपार्टमेंट है ये हनी कॉम्ब लाइक नजर आए थे इनको। क्लियर। अब इसमें आता है सेल, मतलब चैम्बर्स, चैम्बर्स बने हुए हैं। ठीक, तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक के बारे में। अब इसमें एक नाम आता है एंटोन वॉन लियोन हुक। अब इन्होंने क्या करा था, इनसे आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पर मेंशन है, इन्होंने देखा था लिविंग सेल। अब आपसे पूछ लेगा कि लिविंग सेल किसने देखा था, तो लियोन हुक। एल मतलब आप इसमें याद कर सकते हैं, एल मतलब लिविंग, इन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल देखा था। क्लियर। किसने फाउंड करा था, लियोन हुक ने फाउंड करा था लिविंग सेल। क्लियर। अब आते हैं, बस आपसे नॉर्मल पूछ लेगा कि सेल की डिस्कवरी, सबसे पहला सेल किसने देखा था, कैसे देखा था, वो दे रखा है। फिर रॉबर्ट हुक के बारे में पूछ लेगा कि उन्होंने किस में देखा था। इनकी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें इन्होंने मेंशन करा था, ठीक है, कि उन्होंने इस तरह का सेल का कुछ स्ट्रक्चर देखा है, जो हमने देख लिया कि वो कैसा था। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने कॉर्क स्लाइस पे देखा था। कॉर्क की जो पेड़ की जो ब्राउन ब्राउन कलर की जो टहनी सी होती है, तो उस पर उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप में कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उन्हें नजर आया था। वो किस तरह का था, चैम्बर्स बने हुए थे उसमें कुछ इस तरह के, ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। बट जो ये पूरा सेल था, ये इन्होंने डेड सेल देखा था, क्योंकि कुछ भी इसको इनके अंदर नजर नहीं आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपके रॉबर्ट हुक के बारे में। फिर अब इसमें आता है, नॉर्मली रॉबर्ट हुक का नाम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। एक रॉबर्ट ब्राउन के बारे में भी आता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों को। रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, डेड सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड करा था न्यूक्लियस इन द सेल। जो हमारा सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज है, वो किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। इवन इन्होंने इतना ज्यादा इसमें रिसर्च करा था कि इन्होंने इसमें न्यूक्लियस का नेचर भी जान लिया था कि न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक नेचर है, नेचर ऑफ द न्यूक्लियस, कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका नेचर किस तरह का है। तो उन्होंने क्या देखा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो एसिडिक नेचर का है। क्लियर। तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक के बारे में, 1831 में इनका नाम आया था। आई होप अब ये डिस्कवरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, और क्या है इसमें बवाल, क्या है ये सेल थ्योरी। जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें एक येलो कलर के चैप्टर स्टार्ट होते ही जस्ट टर्न करेंगे आप उस पेज को, पीछे ही बिल्कुल यहाँ पे येलो कलर के कॉलम में आपको मेंशन करी हुई है सेल थ्योरी। आप उसको चाहे तो एक बार रीड आउट कर लीजिए। मैंने सिर्फ क्योंकि यहाँ पर अपने मेन पॉइंट्स मेंशन करे हैं, जिससे सब आपको पता चल जाए कि सेल थ्योरी के बारे में क्या बात हुई है। क्लियर। ऑल सेल थ्योरी में क्या आता है आपका, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसमें उन्होंने बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमने अभी डिस्कस करा था कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। ऑल द न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें एक लाइन और मेंशन करी है कि ऑल द न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जितने भी एग्जिस्टेड सेल हैं उन्हीं से ही हमारे न्यू सेल फॉर्म हुए हैं। क्लियर। तो इसको थ्योरी को दिया किसने था, इस थ्योरी को दो बॉटनिस्ट ने दिया था, दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था, जिनका नाम क्या है, स्कैल्डन एंड श्वान, जो सबसे ज्यादा फेमस है। Two biologists, first skeleton and Schwann. क्लियर। श्वान हमारे क्या थे, जूलॉजिस्ट थे।
इन्होंने किसको दिया था? एनिमल सेल। एंड स्केलेटन क्या थे हमारे? स्केलेटन थे हमारे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने किसको दिया है? प्लांट सेल के बारे में। क्लियर? सबसे फेमस यही दो लोग हैं जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। अब इसमें ठीक है, हमने समझ लिया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल, कि सेल से ही बने हुए हैं, हमने समझ लिया इस बात को। क्लियर? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने क्लियर कर ली कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इसमें एक चीज और आ रही है कि ऑल द सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। all the cell come from free existing cell। अब ये फ्रेज किसने यूज, इसमें एक फ्रेज यूज होता है which is omnis cellula, omnis cellula e cellula means all the organism come from the pre-existing cell। clear? ये किसने दिया था? वर्चो ने। वर्चो ने मॉडिफाई करी थी सेल थ्योरी, ठीक है, जिसमें इन्होंने एक फेमस फ्रेज यूज करा था विच इज ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या है? all cells, all new cells come from free existing cell। क्लियर? तो ये आपसे इतना पूछा नहीं जाता है बट यू शुड नो अबाउट दिस। ठीक है, वर्च्यू के बारे में आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन करा हुआ है कि हु इज, और उन्होंने क्या करा था कि सेल थ्योरी को इनको मॉडिफाई करा था। क्लियर? अब इसमें क्या आता है, नेक्स्ट जो हमें चीजें करनी है, आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर करा था, कब करा था, लिविंग सेल किसने करा था, डेड सेल किसने करा था, कैसे करा था, कहाँ देखा था सबसे पहला ये सेल। ठीक है, जेनसन ने देखा था, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल करा था, लियोन हुक ने क्या करा था? लिविंग सेल करा था। देन उसमें दो नाम और आते हैं सेल थ्योरी में, स्कैल्डन एंड श्वान, जो क्या थे? टू बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था? सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, फिर क्या आया था? उन्होंने क्या बताया था उस सेल थ्योरी में? उन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर उसको मॉडिफाई किसने करा था सेल थ्योरी को? वर्च्यू ने करा था। वर्च्यू ने बताया था कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला, उन्होंने एक फ्रेज यूज करा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो उन्होंने ये बताया था कि जितने भी सेल हैं, जितने भी नए सेल हैं, वो किससे बने हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, आई होप आपको एक क्विक ब्रीफ रिकैप मिल चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल देयर इज द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक हमारा आता है यूनिसेलुलर। अब जो सेल है ना, वो किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एक आता है हमारा यूनिसेलुलर क्या होता है, एक आता है हमारा मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनि से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है? सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल will perform all the function। जैसे सिर्फ एक ही सेल है, ये क्या कर रहा है? यही सारे फंक्शन
परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब काम बांटा नहीं जाएगा, एक ही सेल पर सारा काम है, वही सारा काम करेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? यूनिसेलुलर क्या होता है? सिंगल सेल। ऐसे ही मल्टी से आप क्या समझते हैं? मैनी सेल्स, मैनी। अब इसमें क्या आता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल सारे काम नहीं करेगा, उस बहुत सारे सेल्स हैं वो बहुत सारे काम करेंगे। अब हमारी बॉडी जो है इसमें कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमंस आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जिनके पास क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इनका जो फंक्शन है, लाइक जो इनका डिवीजन हो रहा है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आती है कि अब आप देख सकते हैं, अब ये क्या है आपका? स्पर्म हो गया, ये आपके हो गए आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर आपके आते हैं ओवम हो गया, ठीक। टिश्यूज हो गए आपके, क्या हो गए आपके? नर्व सेल्स हो गए, ये क्या हो गया? नर्व सेल, एटसेट्रा। अब आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ इस तरह के बहुत सारे सेल हैं, जिसमें अब ये तो है नहीं कि एक ही डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से सेल काम करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ओवम का काम क्या है, नर्व सेल्स का काम क्या है, इसी तरह के आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें 2-4 डायग्राम और बने हुए हैं, आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार उसमें कि किस तरह के होते हैं। अदरवाइज यही मेन सेल्स हैं हमारे, जिनसे हमारी पूरी बॉडी क्या होती है। सिंपल सी हमें क्या एक बात समझनी थी बस, एक यूनिसेलर क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे सेल मिलके काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सिंगल सेल परफॉर्म नहीं करता सारे फंक्शन को, जो इसमें होता है कि इसमें सारे परफॉर्म कौन करेगा? सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें क्या है। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर की एक डिफाइन दे रखी है आपको, क्योंकि जो आपका क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पे बेस्ड आएंगे कि आपको डिफाइन दे देगा, पूछ लेगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर द सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। क्या करेंगे? सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, नो डिवीजन ऑफ लेबर। ये वाली टर्म अगर आप लिख देंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, अगर आपसे 1 मार्क में इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अमीबा अच्छा इसमें कैसे होगा? अब आप देख सकते हैं कि अमीबा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है अमीबा? ये जब इसके पास में फूड आ गया तो ये इसका फूड है, तो इसने क्या करा? कुछ ऐसी शेप बना ली अपनी, ठीक है। अपनी जो इसकी जो कैपेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल होती है इसकी सेल्स। अब इसने क्या करा? पार्ट 1 अमीबा, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 3। अब इसके पास में इसने इस फूड को अपने अंदर लेने के लिए अपना मुंह खोल लिया है, ठीक। अब ऐसे ही इसने एनग्लफ करा, इसको लिगल लिया है। अब ऐसे ही इसने क्या करा? इसने अपने फूड को, ये इसका न्यूक्लियस रहेगा और ये इसका फूड रहेगा, ठीक है। इसने इसको एनग्लफ कर लिया है, क्या करा है? एनग्लफ, हाँ जी, इसने अपने इस फूड को अपने अंदर ले लिया है। देन इसने क्या करा? उस फूड को
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है अमीबा। इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये यूनिसेलर है और कैसे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसमें आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है अमीबा से रिलेटेड, ठीक है, कि ये अपना फूड कैसे लेता है। तो आपको ये सारे स्टेप अभी मैं थोड़ा और डिटेल में जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखी हुई मिल जाएंगी कि आपको आंसर किस तरह से करना है। क्लियर? तो इसने इस फूड को एनग्लव करा, इसने इस फूड को डाइजेस्ट करेगा, जो जो चीजें इसको चाहिए थी इसने इस फूड को खाना स्टार्ट कर दिया है। सिक्स्थ पार्ट क्या करेगा, इसको जितना भी फूड इसमें से चाहिए था इसने इसमें ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया, देन जितना भी पार्ट था इसका फूड का जितना भी पार्ट था ये इसने क्या करा, एक्सक्रीट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया इसने। क्लियर? इस तरह से आपने देखा कि कैसे इसने अपने एक ही सेल से, एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने किस तरह से अपने सारे फंक्शन को परफॉर्म कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा आता है इसमें मल्टी सेलुलर। क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मैनी सेल्स होते हैं इसमें। सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट हमारे बॉडी और टाइप्स और सेल हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा हमारा, क्या आएगा, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया। अब इनकी जो शेप साइज हमने देख लिया है कि जो इनकी शेप और साइज होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, कोई सा भी हमें एक जैसा तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ एक्शन दे परफॉर्म, जिस तरह का भी उनका फंक्शन होगा उस तरह के वो सेल्स होते हैं। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर होता है उनमें, ईच सेल हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। एक जो सिंगल सेल होगा उसकी जो सेल ऑर्गेनल्स होगी जिसने किस किस तरह से वो बना है वो भी डिफरेंट होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अब सेल दो तरह के होते हैं, एक आता है हमारा प्रोकैरियोटिक, एक आता है हमारा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट आपसे डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस आएगा इसमें आपसे। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनको कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक्स, वो याद नहीं रख पाते हैं इन चीजों को। तो सबसे बेसिक चीज है कि आप उसका स्ट्रक्चर एक बार समझ लीजिए, देन यू विल नो इट बेटर, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सबसे पहले हम सिर्फ इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इनके वर्ड्स को समझेंगे। क्लियर? प्रो मीन्स क्या होता है, बिफोर। प्रो मीन्स क्या होता है, बिफोर। और कैरियोट मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब बिफोर न्यूक्लियस। अब आप कहेंगे बिफोर न्यूक्लियस इसका मतलब क्या है। अब देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है एक, ठीक है। अब इसका जो आप अंदर न्यूक्लियस देख रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। ये इसके सारे और स्ट्रक्चर है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इस पे कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती ओवर द न्यूक्लियस, यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मिल जाता है एक तरह से, ये पूरा एक ही में पता चल जाता है कि इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो सेपरेट नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर एक आप समझ जाइए, जैसे अगर आप पूरे फ्लोर पर हैं, अगर वहां पे रूम ही ना बने हुए हो तो आपको लगेगा कि सारी चीजें क्या हैं, सब कुछ एक खुला खुला नजर आएगा। कुछ कवरिंग, कुछ जो अपनी पर्सनल चीजें अपने अंदर आप कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे हमें सेफ रखने के लिए, तो ये अपना स्ट्रक्चर सेफ सा नहीं रख पाता कुछ, क्योंकि इसके सारा जो ऑर्गेनल्स है ये सारा इसमें मिला हुआ होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसी तरह का हमारा इसमें स्ट्रक्चर है। तो अब आपको बस इतनी सी बात समझनी है। बट जो यूकैरियोट होता है उसमें आपको दिख रही है कि इसके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, इसके बाहर क्या हुई है, कवरिंग है, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो किसके पास नहीं है,
नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल के पास में नहीं होती हैं। क्लियर। अब हम एक बार इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डिफरेंस। आप देखिए, आपने अगर किसी भी एक को समझ लिया देन सेकंड आपको आंसर आप बहुत इजीली कर देंगे, क्योंकि इसका 2 या 3 मार्क्स में ही इसका डिफरेंस आता है और ये चीज आपको मिलती रहेगी आगे भी, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा कि इवन आप 5 नंबर का भी अगर ये आता है तो आप इसके डायग्राम बनाएंगे एंड आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब हमने समझ लिया, बिफोर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? हमारा सेंटर में होता है। उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो हमारे सबसे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, मतलब सबसे पहले बैक्टीरिया वगैरह यही सारी चीजें ढूंढी गई थी। ठीक है। तो ये क्या है? लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके पास में, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल रहता है, मतलब सिंगल पेरेंट ही हमारा इन्वॉल्व होता है। फिर आता है ऑलवेज यूनिसेलर होता है, सिंगल सेल ही इन्वॉल्व होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं। और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन से होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, एटसेट्रा। ठीक है। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप देखेंगे इसमें कुछ चीजें इसमें भी हैं, कुछ चीजें इसमें भी सेम सेम है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। बहुत सारी स्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपोनेंट्स जिनसे ये बना हुआ है उससे ये बना हुआ नहीं है। सिंपल सी बात है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। और सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर। इनका जो साइज होता है ये बहुत छोटा होता है और इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है। तो ये है हमारा इसमें बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अभी हमने देखी थी कहाँ प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस भी होता है, सिंगल और मल्टी सेलुलर भी होता है, रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और सेक्सुअल क्या होता है? जिसमें जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मेल भी है और फीमेल भी है। क्लियर। फिर आएगा मल्टी सेलुलर होता है, जिसमें बहुत सारे मतलब मेनी सेल्स होते हैं। इसमें क्या है? सिंगल सेल है। एसेक्सुअल है, मतलब सिंगल पेरेंट है। ठीक। सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स। सेंट्रियोल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस में। अभी जब हम इसमें चैप्टर में आगे इसमें डिवीजन करेंगे तब हम इस वाले पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में सेम एज इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस मोस्टली पूछा जाता है। इवन आपकी एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन मेंशन है। एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन मेंशन है। तो इसके डिफरेंसेस हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। ये होता है हमारा प्लांट सेल और ये होता है अब हमारा एनिमल सेल। ठीक है। जो प्लांट सेल होता है उसके पास में, उसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके पास वैक्यूल है। कुछ खाली सा जो है बहुत ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है, ये क्या है? वैक्यूल। जो इसके पास
नहीं है, एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, आपको बस इनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, क्या क्या चीजें एब्सेंट हैं या क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। बस अगर आप उनको याद कर लेंगे दोनों में तो आपको डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा कि वैक्यूल किसके पास मिलेगा, प्लांट सेल में होगा, अगर एनिमल में मिला इन द केस तो बहुत छोटा मिलेगा। ठीक है, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, जो दोनों में ही प्रेजेंट है। क्लियर। बट जो एनिमल सेल में है माइटोकॉन्ड्रोन है, सेंट्रियोल है। अभी हमने देखा था कि सेंट्रियोल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। ठीक है, लाइसोसोम है। अब हमें क्या करना है, ये है हमारे बेसिक डिफरेंस, प्लांट सेल, एनिमल सेल। जो अब हमारा पूरा चैप्टर है वो सिर्फ अब इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूमेगा। कैसे? अब हमने तो देख लिया कि सेल कितनी तरह के होते हैं, टाइप ऑफ सेल तो हमने देख लिया कि क्या होते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो इनमें ये जो कुछ जो ये नाम लिखे क्या है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या चीज ये। अब हमें जो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो अब हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का वो इन्हीं पर घूमेगा। अब ये जितने भी सेल के कंपोनेंट्स हैं, सेल के जितने भी ये ऑर्गेनल्स हैं, अब हम इसको स्टडी करेंगे आगे। आपका ये वाला जो लेक्चर है ये सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस तक होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, इंट्रो करा है इसमें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कि मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, अब इनके ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनका फंक्शन क्या है, इनके स्ट्रक्चर कैसे बने हुए हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्या करते हैं, क्यों प्रेजेंट है इसमें, अब आगे हम इन सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये है हमारे प्लांट और एनिमल सेल। अब आप देख सकते हैं इसमें बेसिक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझ भी है और लर्न भी करनी है। सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, जैसा अभी हमने देखा था। सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट में, पर एनिमल सेल में हमें वो नजर नहीं आ रही है। जो इस स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर का है वो प्लांट सेल का है, और जो सिर्फ बेसिक इसमें ही रहेगा वो क्या है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और लाइसोसोम किसमें प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में। क्लियर। गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं, डायक्टोसोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होती हैं, ये वर्ड भी अभी हमें समझना है। ठीक है, ये प्लांट सेल में ही मिलती हैं वैसे। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में नहीं होती। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। दिखाया था मैंने अभी आपको वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये रहा हमारा वैक्यूल। ठीक है, जो इसमें हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, होगा भी, मैंने अभी आपसे बोला था बहुत छोटा होगा। ये है सेंट्रोसोम प्रेजेंट विद द 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है 2 सेंट्रियोल के साथ में। ठीक है, सेंट्रियोल ये है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम इन सारी चीजों को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, इसीलिए मैं आपको अभी इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। जस्ट आप इतना ही लर्न करिए, इसमें इतना ही समझिए कि एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो भी हम उसके सेल ऑर्गेनल्स भी, और जो इनके अलग अलग हैं वो भी हम इनको भी आगे स्टडी करेंगे। तो ये है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। और यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इंट्रो हमारा क्या हुआ, फिनिश हो गया कि सेल क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब जो हमें आगे पढ़ना है वो सबसे ज्यादा मेन है कि सेल के जो इतने सारे पार्ट्स हैं वो है क्या चीज। अब हमने देख तो लिया कि सेल कितने तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और सिंगल सेल होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है। मैंने आपको बता भी दिया कि क्वेश्चन उसमें किस किस तरह के बनते हैं, और एनसीईआरटी में भी जो आपसे पूछे गए हैं, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सेल में
क्या क्या चीजें हैं, मैं इसीलिए बहुत स्लोली इस चैप्टर को आपको कराऊंगी ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं और एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन पूछेंगे हम वो भी सारे यहीं पर कवर करते चले जाएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत ही ना पड़े, इवन आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए थे कि क्या क्या है। ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, अब हमें वो पढ़ने हैं कि ये है क्या। ठीक है, चलिए, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।